कहानी की शुरुआत में जिनके ऊपर ब्लैक ड्रैगन गैंग ने हमला कर दिया था, उन गुंडों से फाइट करने पर वो बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाता है। सभी को ठिकाने लगाने के बाद ज्यादा खून बहने की वजह से वो खुद भी बेहोश हो गया था। शाओची जो कि उसी रास्ते से गुजर रही थी, उसे बेहोश देखकर वो जल्दी से उसकी मदद करने उसके पास आ जाती है। वो अपना कपड़ा फाड़कर उसकी चोट पर बांध देती है ताकि खून बहना बंद हो जाए। शाओची तो जिनकी मदद करके चुपचाप यहाँ से निकलना चाहती थी कि तभी ही वहाँ पर जिनका बॉडीगार्ड आ जाता है। उन दोनों की बातें सुन शाओची सोचती है कि अभी अभी मैंने जिसकी मदद की असल में वो तो एक गैंगस्टर है। वो जल्दी से भागना शुरू करती कि जिन अपने बॉडीगार्ड को ऑर्डर देता है कि इसे पकड़कर घर लाओ। अगले सीन में शाओची जिन के घर पर थी। जिन उसे कहता है कि मेरे जख्मों पर दवाई लगाओ। देखकर लग रहा था कि शाओची को दवाइयों का थोड़ा बहुत नॉलेज है। वो उसको पट्टियाँ वगैरह लगाकर यहाँ से जल्दी जल्दी से जा रही थी कि वो उसे पकड़कर सीधा किस कर देता है। वो कहती है कि मैंने तुम्हारी अभी अभी मदद की तो फिर तुम मुझे गन से क्यों डरा रहे हो। कि जिन कहता है कि ये चीज वो नहीं जो तुम समझ रही हो। दरअसल में उन दवाइयों में कुछ गड़बड़ थी जिससे जिनको नशा हो गया था। आगे शाओची को 3 महीनों के बाद पता लगता है कि वो जुड़वा बच्चों को लेकर प्रेग्नेंट है। वो कहती है कि क्या मैं उस गुंडे के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। अब मैं ये बात घर पर कैसे बताऊंगी, पता नहीं पापा इस बात को सुनकर कैसे रिएक्ट करेंगे। लेकिन वो जब घर पर जाती कि उसकी सौतेली माँ उसका सामान बाहर फेंक कर कहती है कि तू घर से निकल जा। मुझे तो लगा था कि तेरे बाप से शादी करने पर मेरी जिंदगी ऐशो आराम से कटेगी, लेकिन यहाँ पर तो ये बुढ़ा खुद कर्जे में डूबा हुआ है। उस साले कमीने ने मेरे पैसे भी जुआ खेलने में, दारू पीने में उड़ा दिए। अब मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहती, अपना बोरिया बिस्तर बांध और यहाँ से चलती बन। अब शाओची के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी और ना पैसे। उसके मन में बस यही चल रहा था कि मैं अपने बच्चों को कैसे बड़ा करूंगी, मुझे कहीं से भी जॉब ढूंढनी होगी। तभी ही वो 2 लड़कियों को आपस में बातें करता हुआ सुनती है कि जो ये माफिया बॉस जिन है वो मजे करने के लिए लड़कियों को अपने घर पर बुलाता है। सुना है कि वो बहुत ही ज्यादा क्रूर है, बिस्तर पर तो एक जंगली भेड़िया बन जाता है। आज तक जो कोई भी लड़की उसके घर गई वो जिंदा वापस लौटकर नहीं आई। शाओची सोचती है कि मुझे अपनी प्रेगनेंसी के बारे में जिनको बताना चाहिए, क्या पता वो मेरी थोड़ी सी मदद कर दे। जब वो उसके घर जाती कि वहाँ के गार्ड्स उसे रोककर कहते हैं कि ओए लड़की, अंदर इस तरह से कहाँ घुसी चली आ रही हो। वो अपनी प्रेगनेंसी रिपोर्ट दिखाते हुए कहती है कि मैं जिनके बच्चों की माँ बनने वाली हूँ, मुझे जाकर उससे बात करनी है। जिनकी ग्रैंडमा ने उसके पास कुछ लड़कियाँ भेजी थी उसके साथ मजे करने के लिए। जिन इन सभी को ध्यान से देखने के बाद एक लड़की को पकड़कर खत्म कर देता है क्योंकि वो एक हमलावर थी। फिर बाकी सभी को धमकी देता है कि यहाँ से निकल जाओ वरना तुम सबका हाल इसी की ही तरह होगा। अगले सीन में ग्रैंडमा जिनको कोड़े मरवा रही थी कि पता है कि उन सभी को इकट्ठा करने में मुझे कितनी देर लगी थी और तुमने उनको 1 सेकंड में यहाँ से भगा दिया। लगता है कि अब तो मुझे अपने पोती का मुंह देखे बिना ही मरना होगा। तभी जिनका बॉडीगार्ड आकर उसे बताता है कि नीचे एक लड़की ये बता रही है कि वो आपके बच्चे को लेकर प्रेग्नेंट है। ये सुनकर जिन शॉक्ड हो जाता है, दादी माँ खुश। वो कहती है कि आखिरकार भगवान ने मेरी सुन ली, जल्दी से बताओ वो लड़की कहाँ पर है। जब ये लोग नीचे पहुँचते कि शाओची वहाँ से जा चुकी थी, दादी माँ को इतना ज्यादा ड्रामा करता देखकर जिन अपने बॉडीगार्ड को ऑर्डर देता है कि कहीं से भी उस लड़की को ढूंढ निकालो। वहीं शाओची ज्यादा पैसे कमाने के लिए क्लब में आ गई थी कि मुझे अपने बच्चों की परवरिश के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत होगी। वहाँ पर लाल ड्रेस में एक नक्चड़ी लड़की अपनी फ्रेंड से जिनके बारे में बात कर रही थी कि वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, आज ही उसने किसी को मार दिया, वो लड़कियों को अपने करीब बिल्कुल भी नहीं आने देता। तभी ही शाओची से उसकी टक्कर हो जाती है। वो कहती है कि कमीनी, तूने ये क्या किया, मेरी इतनी महंगी ड्रेस को खराब कर दिया। देखकर लगता नहीं कि तुम्हारी इतनी औकात है
कि तुम इस ड्रेस को अफोर्ड भी कर पाओ। शाओजी उसे माफी मांग रही थी कि ये मुझसे गलती से हो गया, प्लीज मुझे माफ कर दो। कि उसकी फ्रेंड कहती है कि शायद तुम्हें पता नहीं कि इसका बॉयफ्रेंड ब्लैक ड्रैगन गैंग का लीडर है, तुमने गलत लड़की से पंगा ले लिया है। तभी ही वहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड यान आकर कहता है कि किसने मेरी बेबी को गुस्सा दिलाया। लेकिन जैसे ही वो शाओजी की तरफ देखता कि वो उसे काफी खूबसूरत लगती है, वो उसे कहता है कि क्या तुम मेरे साथ सोना पसंद करोगी। कि ये नकचड़ी लड़की चिढ़ जाती है कि डार्लिंग तुम इसे ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। यान शाओजी के साथ जबरदस्ती करने लगा था कि तभी ही वहाँ पर उसके आदमी शाओजी के पिता को लेकर आ जाते हैं कि बॉस, इस बुढ़े ने अभी तक हमारे पैसे नहीं दिए। यान कहता है कि अगर ये हमारा कर्जा देने से मना कर रहा है तो इसके पीछे जंगली कुत्ते दौड़ाओ, ये कुत्तों की मौत मरना चाहिए। शाओजी कहती है कि तुम मेरे फादर के साथ ऐसा नहीं कर सकते। यान कहता है कि फादर, क्या इत्तेफाक है, अगर तुम मेरे साथ रात गुजारोगी तो तुम्हारे फादर को पैसे नहीं देने पड़ेंगे। शाओजी कहती है कि तुम ये कैसी बातें कर रहे हो। फादर फट से मान जाते हैं कि तुम मेरी बेटी को अपने साथ ले जाओ। यान जब उसे कुछ पैसे देता कि फादर तो बड़े खुश हो जाते हैं कि मेरे पीने का इंतजाम हो गया। दूसरी तरफ बॉडीगार्ड आकर जिन से कहता है कि वो लड़की तो यान के हाथों लग गई है। जिन कहता है कि ब्लैक ड्रैगन गैंग फिर से, इस बार मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। यहाँ पर यान शाओजी को अपने रूम में लेकर आया था। वो उसे कहती है कि देखो, तुम मेरे साथ ऐसा वैसा करने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि मैं जिन के बच्चे को लेकर प्रेग्नेंट हूँ। यान कहता है कि क्या मजाक है, जिन ने आज तक किसी भी लड़की को हाथ नहीं लगाया और तुम सीधा ये कह रही हो कि तुम उसके बच्चे की माँ बनने वाली हो। तभी उसका आदमी आकर बताता है कि बॉस, जिन और उसके आदमी हमारी तरफ आ रहे हैं, सुना है कि उसने यहाँ आने में सारे सिग्नल भी तोड़ दिए। यान कहता है कि यानी कि तुम सच बोल रही हो, तुम सचमुच में उसके बच्चों की माँ बनने वाली हो, जिनको मैंने आज से पहले इतना ज्यादा डेस्परेट कभी नहीं देखा, यानी कि तुम सचमुच में उसके लिए स्पेशल हो। फिर वो अपने आदमी से कहता है कि हमारे सारे भाइयों को इकट्ठा करो, आज तो मैं उस जिन की बैंड बजा कर रहूंगा। आगे वो शाओजी को लेकर पार्किंग एरिया जैसी जगह पर आ गया था, जहाँ पर वो दिन में ही सपने देखने लगा था कि जैसे ही जिन यहाँ पर आएगा तो मैं उसे कुत्तों की तरह भगाऊंगा। तभी ही वहाँ पर जिन आकर उसके भाइयों की धुलाई करता है, फिर यान को सपने से जगाकर उसकी भी अच्छी खासी पिटाई कर देता है। शाओजी अभी काफी ज्यादा डरी हुई थी कि वो कहता है कि डरो मत, अब मैं यहाँ पर आ गया हूँ तो तुम बिल्कुल सेफ हो। फिर वो उसे उठाकर बाहर लेकर जा रहा था। शाओजी उसे एक ही टस देख रही थी कि वो कहता है कि जिस तरह से तुम मुझे देख रही हो तो अभी तुम बिल्कुल एक छोटे से किटन की तरह लग रही हो। तभी ही शाओजी के पेट में अचानक से ही दुखने लगता है। अगले सीन में डॉक्टर उसका चेकअप करने के बाद कह रहे थे कि ये कुछ ज्यादा ही डर गई थी, इसीलिए इसके साथ ऐसा हुआ, तुम इसका ध्यान रखना, ये ठीक हो जाएगी। शाओजी नींद में ही बोल रही थी कि मेरे बच्चे को हर्ट मत करो, मुझसे दूर रहो। कि वो उसका हाथ पकड़कर कहता है कि डरो मत, मेरे रहते हुए तुम्हें और हमारे बच्चे को कुछ भी नहीं होगा। अगली सुबह जब वो उठती कि जिन उसके बाजू में ही सो रहा था, वो कहती है कि कल रात मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। जिन उसे कहता है कि जल्दी से तैयार हो जाओ, आज तुम्हें मेरे परिवार से मिलने जाना है। इतना बोलकर वो उसे स्लीपर पहनाने लगा था कि वो थोड़ी एम्बैरस हो जाती है। वो सोचती है कि सभी लोग तो इसे काफी क्रूल, डेंजरस समझते हैं, पर ये इतना ज्यादा जेंटल होगा ये मैंने नहीं सोचा था। अगले सीन में जिन शाओजी को लेकर अपने पुराने घर पर गया था, जहाँ पर उसके परिवार का इतना सीरियस रिएक्शन देखकर वो डर गई थी कि कहीं ये लोग मुझे टॉर्चर करके मार ना दे। तभी ही दादी माँ कहती है कि अच्छा तो वो लड़की तुम हो, तुम तो काफी ज्यादा प्यारी हो, रास्ते में इस गधे ने तुम्हें तंग तो नहीं किया ना? अगर ऐसा है तो मुझे बता दो, मैं इसकी क्लास लूंगी। जिनके फादर उसे बहुत सारे ब्लैक कार्ड देते हुए कहते हैं कि बहू तुम इसे जितनी चाहे उतनी शॉपिंग कर सकती हो। जिनके ग्रैंडपा उसे 20 बड़े बड़े विला गिफ्ट में देते हुए कहते हैं कि जब भी ये गधा तुम्हें तंग करे, परेशान करे, तो तुम इस विला में रहने आ जाना। दादी माँ उसे सोने के बिस्किट देते हुए कहती है
कि शगुन के तौर पर इसे रख लो। शाओची मना कर रही थी कि नहीं नहीं, मैं इसे नहीं रख सकती, ये सब कुछ बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है। जिन बेचारा अलग से एम्बैरस हो रहा था कि ये मेरे परिवार वाले भी ना। दादी माँ कहती है कि मना मत करो, इन सारी चीजों को रख लो, आज पहली बार हमारे घर आई हो तो हम तुम्हें खाली हाथ थोड़ी ना भेजेंगे। फिर वो कहती है कि चलो अब तुम दोनों रूम में जाओ। ये सुनकर शाओची शॉक्ड, वो थोड़ा डर भी रही थी कि जिन उसे डरता देखकर दादी माँ से कहता है कि मेरे घाव अभी तक हील नहीं हुए हैं तो मैं वो सब कुछ नहीं कर सकता। ये सुनकर शाओची को ऐसा लगता है कि मैं इसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, इसलिए ये मेरे साथ अच्छे से पेश आ रहा था, बाकी ये मुझे पसंद नहीं करता। जिनकी मम्मी कहती है कि अभी शाओची जुड़वा बच्चों को लेकर प्रेग्नेंट है तो फिलहाल ये सब कुछ करना ठीक नहीं। जाते जाते दादी माँ कहती है कि अगर तुमने हमारी होने वाली बहू को कुछ भी उल्टा सीधा कहा तो मैं तुम्हारी जबान काट लूंगी। जिन बेचारा जब से यहाँ पर आया है तब से ही सभी लोग उसकी बस बेइज्जती ही कर रहे हैं। दूसरी तरफ यान अभी काफी गुस्से में था कि वो जिन मुझे पीट कर चला गया और मैं कुछ भी नहीं कर सका। मैं इस बात का बदला जरूर लेकर रहूंगा। अब तो मुझे जिन की दुखती रग के बारे में भी पता लग गया है, जो कि वो लड़की है। वो अपने आदमी को ऑर्डर देता है कि जाकर उसके नशेड़ी बाप को पकड़ कर लेकर आओ। फिर वो कहता है कि मैं जिन को मातम मनाते हुए देखना चाहता हूँ। वहीं पर जिन खुद से ही पट्टी लगा रहा था कि वहाँ पर शाओची आ जाती है। उसे बिना शर्ट के देखकर वो थोड़ा शर्मा गई थी कि जिन कहता है कि तुमने ऑलरेडी सब कुछ देख लिया है तो फिर इसमें शर्माना क्या। शाओची माफी मांगकर वहाँ से जा रही थी कि वो उसे रोक कर कहता है कि चलो दवाई लगाने में मेरी मदद करो। शाओची काफी घबराते हुए ये काम कर रही थी कि बस एक गलती और दूसरे सेकंड में मैं सीधी ऊपर। बेचारी रसिया तो गुंडों में फंस गई थी। जिन उसे डरता हुआ देखकर उसके बड़े मजे लेता है। शाओची जल्दी जल्दी पट्टियां बांधकर वहां से जा रही थी कि वो उसे रोक कर कहता है कि तुम मुझे यंग मास्टर नहीं बल्कि डार्लिंग हनी या फिर ऐसा ही कुछ और कहो। इतना बोलकर वो उसे किस करने लगा था कि ये वाला सीन यहीं पर ही कट होता है। अगले दिन शाओची को जिन के घर पर प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिल रही थी। इतना ज्यादा डिलीशियस फूड देखकर वो तो उस पर टूट पड़ती है। तभी ही उसे अपने फादर का कॉल आता है जो कि अभी यान के कब्जे में थे। जब वो उसे अपने पास मिलने के लिए बुलाते कि शाओची कहती है कि आपने जिस दिन मुझे उस हैवान के हाथों में बेचा उसी दिन हमारा रिश्ता खत्म हो गया था, अब आप दोबारा मुझे कॉल मत करिएगा। कि वो कहते हैं कि माफ कर दो बेटी, उस दिन तो मैं मजबूर था, सिचुएशन को हैंडल करने के लिए मैंने ऐसा बोल दिया था। क्या तुम अपने बाप की एक गलती को माफ नहीं कर सकती? देखो मैं काम की वजह से दूसरे शहर जा रहा हूँ तो सोचा जाने से पहले तुम्हें एक बार देख लूं। दूसरे शहर जाने वाली बात को सुनकर वो उसे मिलने के लिए मान जाती है। फादर यान से कहते हैं कि तुमने जैसा मुझे बोलने को कहा मैंने वैसा कह दिया, अब मेरे पैसे कहाँ पर है? कि यान कहता है कि कैसे पैसे? वो अपने गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि इस बुढ़े को पकड़कर बाहर फेंक दो। अगले सीन में शाओची जब अपने फादर की बुलाई जगह पर आती है कि वहाँ पर कोई नहीं था। एक कार उसे टक्कर देने ही वाली थी कि जिन आकर उसे बचा लेता है। वो काफी गुस्से से कहता है कि तुम यहाँ बाहर क्यों चली आई? मैंने बोला था ना कि घर पर रहना, घर पर सेफ रहोगी, यहाँ पर बाहर कितना ज्यादा खतरा है। तुम मेरी बात को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेती। अगर आज तुम्हारी वजह से बच्चों को कुछ हो जाता तो तुम सच में बहुत ही ज्यादा लापरवाह हो। कि वो सोचती है कि अच्छा तो इसे अपने बच्चों की परवाह है। बॉडीगार्ड अपने साथ शाओची को लेकर वहां से चला गया था कि वो सोचता है कि आज से पहले मुझे इतना ज्यादा डर कभी नहीं लगा। अगर शाओची को कुछ हो गया तो इस बात को मैं बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाऊंगा। लगता है कि अब मुझे उसे बुलाना ही होगा। रात में शाओची ने जिन का गुस्सा शांत करने के लिए अपने हाथों से इतना सारा खाना बनाया था। वो सोचती है कि जिन इससे पक्का खुश हो जाएगा। तभी ही जिन किसी लड़की को घर पर लेकर आता है। वो कहता है कि इनसे मिलो, हान जुई हाल ही में ही एब्रॉड से वापस आई है और ये मेरी फियोंसे है। बचपन में ही हमारी फैमिली ने हमारी शादी तय कर दी थी। हान जुई अब से मेरे घर पर ही रहेगी। शाओची को ये सुनकर बुरा लग जाता है
तो फिर मैं इसके लिए क्या हूँ, सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीन। इसने मुझे किस किया, बार बार अपने पास बुलाता रहा, तो वो सब झूठ था, बस एक मजाक था। पर फिर भी वो अपने फेस पर स्माइल रखकर कहती है कि खाना ठंडा हो उससे पहले खा लेते हैं, देखो मैंने तुम्हारी पसंद का सब कुछ बनाया है। जिन मना कर देता है कि मुझे भूख नहीं। उसके जाने के बाद हनरुई उससे कहती है कि ये तो बचपन से ही ऐसा है, इसे छोड़ो, हम खाना खा लेते हैं। जैसे ही वो एक निवाला लेती कि उसे उगल देती है एंड फिर कहती है कि माफ़ करना, मैं ये नहीं करना चाहती थी, पर खाना इतना ज़्यादा गंदा था कि मुझसे ये अपने आप हो गया। शाओची इतनी भोली भाली थी कि उसे सचमुच में ये लगने लगता है कि मैंने खाना गंदा बनाया। वो ये नहीं समझ पाती कि हनरुई ने ऐसा करके उसकी बेइज्जती की। वहीं हनरुई ये सोच रही थी कि इस गवार को क्या लगता है जिनसे प्रेग्नेंट होकर ये उससे शादी कर लेगी। मैं हूँ उसकी असली बीवी और मैं ही उसे शादी करूंगी। अगले सीन में शाओची जिन को मिल्क देने जा रही थी कि इन दोनों को किस करता देखकर वो शॉक्ड हो जाती है। जिन उसके हाथ में लगी चोट को देखकर कहता है कि मैंने कहा था ना कि अपने रूम में रहो, इस तरह से बाहर मत घूमो, लेकिन तुम मेरी सुनती कहाँ हो। तुम्हें अपनी फिक्र नहीं तो एटलीस्ट बच्चों के बारे में तो सोचो। अगर इसी तरह से चोट पहुंचाती रही तो इससे बच्चों पर बुरा असर पड़ेगा। शाओची सोचती है कि मुझे चोट लग गई, पर इसे मेरी नहीं, बस अपने बच्चों की परवाह है। हनरुई कहती है कि अभी हम जरूरी बात कर रहे थे, तुमने आकर डिस्टर्ब कर दिया। वो सोचती है कि ये लड़की मुझे यहाँ से भगाना चाहती है, पर जिन मुझे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर रहा, यानी कि वो सचमुच में मुझे नहीं देखना चाहता। शाओची के जाने के बाद जिन हनरुई का हाथ झटक कर कहता है कि वो चली गई है तो नाटक करना बंद करो। मैं तुम्हें यहाँ पर इसीलिए लाया हूँ ताकि शाओची हम दोनों को साथ में देखकर मुझे पसंद करना बंद कर दे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो मेरी वजह से किसी भी मुसीबत में पड़ जाए। हनरुई सोचती है कि मैं इतनी अच्छी लड़की उसके सामने खड़ी हूँ, मगर फिर भी ये उस गवार के बारे में इतना ज्यादा कंसर्न क्यों है। अगले दिन जिनकी गैर मौजूदगी में शाओची उसके पास आकर कहती है कि मैं हाल ही में ही चाइना आई हूँ, तो क्या तुम मुझे शॉपिंग करने ले जाओगी। शाओची मना कर देती है कि मैं नहीं आ सकती, जिन ने मुझे बाहर निकलने से मना किया है। हनरुई उसे मैसेज दिखाकर कहती है कि देखो मैंने उससे ऑलरेडी बात कर ली है, तो चलो मेरे साथ। वो जबरदस्ती उसे अपने साथ बाहर लेकर जाती है, जहाँ पर अपने हाथ दुखने का बहाना मारकर वो शाओची के पास से सारे बैग्स उठवा रही थी। तभी ही कोई आकर उसे किडनैप कर लेता है। ये मामूली सा गली का गुंडा था जिसकी जिन से बनती नहीं। ये गुंडा इन दोनों को ही मारने की बात कर रहा था कि हनरुई मौके का फायदा उठाकर कहती है कि देखो अगर मारना ही है तो मुझे मारो, इस लड़की को कुछ भी मत करना, क्योंकि ये जिन के बच्चे की माँ बनने वाली है। ये बंदा कहता है कि अच्छा तो ये जिन की लवर है, मुझे पहले इसे ही टपकाना होगा ताकि मैं जिन को तड़पता हुआ देख सकूं। वो शाओची को 2-3 चांटे लगा देता है। उसके बाद इन दोनों को बांधकर नीचे आग लगाने की कोशिश कर रहा था। तभी ही वहाँ पर जिन आ जाता है। वो कहता है कि इन दोनों को ही जाने दो। ये गुंडा कहता है कि तुम्हारे पास बस एक ऑप्शन है, इन दोनों में से किसी एक को चुनो, दूसरी वाली को मैं चलाकर मार दूंगा। शाओची को लग रहा था कि मैं इसके बच्चे को लेकर प्रेग्नेंट हूँ तो ये पक्का मुझे चुनेगा, लेकिन ये उस गुंडे से फाइट करके हनरुई को बचाता है। ये देखकर शाओची को बहुत ही ज्यादा बुरा लग जाता है। तभी ही बॉडीगार्ड आकर उसे वहाँ से छुड़ाकर हॉस्पिटल लेकर आता है। जिन हनरुई से कहता है कि मैंने तो मामूली गुंडों को बुलाने को कहा था, फिर उसने शाओची को इतना ज्यादा मारा क्यों। वो कहती है कि डॉक्टर ने अभी अभी ये बताया कि शाओची की बॉडी काफ़ी कमज़ोर है, देखो इसमें मेरी और उस बंदे की कोई गलती नहीं। जिन शाओची को बड़े प्यार से सहलाते हुए कहता है कि ये मेरी गलती है, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। हनरुई ये देखकर थोड़ी जेलस हो गई थी। फिर फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि ये सारा किडनैपिंग का प्लान तो जिन का था। वो शाओची को ये जताना चाहता था कि उसके लिए हनरुई ही मायने रखती है ताकि वो उसे पसंद करना बंद कर दे। अभी वो उसे कह रहा था कि मैंने कुछ ज्यादा ही हद पार कर दी, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, प्लीज मुझे माफ कर दो। शाओची को जब होश आता
कि वो उसका बुखार चेक करने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन वो उससे दूर हो जाती है। वो पूछता है कि क्या तुम गुस्सा हो? वो कहती है कि देखो, मुझे तुम्हारे साथ किसी भी बेनाम रिश्ते में नहीं रहना। अगर तुम्हें मुझसे प्यार नहीं था तो तुम्हें वो सारे जेस्चर मुझे नहीं दिखाने चाहिए थे। तुम्हारी एक्टिंग देखकर मुझे लग गया कि तुम मुझसे प्यार करते हो। वो उसे कुछ एक्सप्लेन करने चाहता कि हनजुई आकर कहती है कि तुम्हें अर्जेंट काम की वजह से यहाँ से जाना होगा। जिन के जाने के बाद हनजुई कहती है कि मैं और जिन बचपन से साथ है, इसलिए उसने तुम्हें छोड़कर मुझे बचाया, तो तुम इस बात को ज्यादा दिल पर मत लेना। अगले सीन में जब ये लोग ग्रैंडमा के घर पर जाते कि हनजुई उसे इम्प्रेस करने की काफ़ी कोशिश कर रही थी, पर ग्रैंडमा उसकी तरफ ध्यान ना देते हुए शाओची से पूछती है कि तुम ठीक हो ना, अच्छे से खा पी रही हो ना। वो जिनको घुटनों के बल बैठने की सजा देती है कि तुमने मेरी बहू का अच्छे से ध्यान नहीं रखा। हनजुई कहती है कि देखिए, इसमें जिनकी कोई गलती नहीं थी, तो आप उसे इस तरह से सजा मत दीजिए। ग्रैंडमा कहती है कि क्या मैंने तुम्हें बोलने की परमिशन दी? ये हमारे घर का मामला है, तो तुम बीच में मत पड़ो। शाओची कहती है कि मैं ठीक हूँ, आप इनको सजा मत दीजिए। ग्रैंडमा कहती है कि मुझे ऐसा करना पड़ेगा, वरना इस गधे को अकल नहीं आएगी। फिर वो हनजुई की तरफ देखकर कहती है कि आगे से जिस किसी ने भी मेरी बहू को तंग करने की कोशिश की, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये सुन हनजुई को गुस्सा आ गया था कि इस गवार को ग्रैंडमा का फेवर कैसे मिल गया। अगले सीन में जिन अपना काम कर रहा था कि वहाँ पर हनजुई आकर उसे सेड्यूस करने लगती है। जिन उसे जल्दी से अपने से दूर करके कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो। वो कहती है कि शाओची की वजह से ग्रैंडमा ने तुम्हें सजा दी, तो मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा था। जिन कहता है कि ग्रैंडमा ने जो किया वो ठीक है, मुझे ही शाओची का ध्यान अच्छे से रखना चाहिए था। वो मेरी होने वाली वाइफ है, अगर मैं उसे प्रोटेक्ट नहीं करूँगा तो फिर कौन करेगा। तभी वहाँ पर शाओची आ जाती है। उन दोनों को इतना ज्यादा क्लोज देखकर वो वहाँ से जा रही थी कि माफ करना, मैंने तुम दोनों को डिस्टर्ब कर दिया। जिन से रोक कर कहता है कि बताओ तुम यहाँ पर क्या कहने आई थी। वो कहती है कि मुझे तुम्हारे घर से जाना है, मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहती, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तुम पर बोझ हूँ। वो कहता है कि तुम मेरे घर को छोड़कर कहीं नहीं जाओगी, और वो बोलने चाह ही रहा था कि तुम मुझ पर बोझ नहीं हो कि हनजुई टोक कर कहती है कि अगर तुम्हें घर में अच्छा नहीं लग रहा तो मैं तुम्हें क्लब में लेकर जाती हूँ। वो जिन का ही क्लब है, तो तुम्हें सेफ्टी की चिंता करने की जरूरत नहीं, वहाँ पर तुम काम करके पैसे भी कमा सकती हो। जिन मना करने चाह ही रहा था कि मुझे ये आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं, कि वो कहती है कि ठीक है, तुम मुझे वहाँ पर लेकर जाओ। आगे हनजुई शाओची को लेकर क्लब में आई थी, जहाँ पर शाओची कुछ वेट्रेस को बातें करता हुआ सुनती है कि हनजुई और जिन वो दोनों तो यहाँ पर आते रहते हैं, वो लोग जल्दी ही शादी करने वाले हैं। हनजुई काफी ज्यादा टैलेंटेड है, तो वो आगे चलकर जिन की बिजनेस में मदद करेगी। शाओची को ये सुनकर थोड़ा बुरा तो लगता है, पर फिर वो कहती है कि मैं यहाँ पर काम करने आई हूँ, तो मुझे उस पर फोकस करना चाहिए। जब वो अपने कपड़े चेंज करने जा रही थी कि तभी ही एक वेट्रेस आकर उसे कहती है कि मेरे पेट में बहुत ही ज्यादा दुख रहा है, तो क्या ये ऑर्डर तुम वीआईपी रूम में दे आओगी। शाओची थोड़ा हेजिटेट फील कर रही थी, मगर वो उसे जबरदस्ती अपना काम थमाकर वहां से भाग जाती है। आगे शाओची जब उस वीआईपी रूम में सर्व करने जाती कि वो पूरा रूम ठरकी आदमियों से भरा हुआ था, तभी ही अचानक से एक बंदा उसे पकड़कर उसके साथ जबरदस्ती करने लगा था कि वो कहती है कि देखो, मैं एक वेट्रेस हूँ और यहाँ पर बस ड्रिंक सर्व करने आई हूँ। ये बंदा कहता है कि तो क्या हुआ। जब वो उसके साथ दोबारा कुछ करने चाहता कि वो जिन का नाम ले लेती है कि मैं उसके बच्चों की माँ बनने वाली हूँ, अगर तुमने मेरे साथ कुछ भी गलत किया तो जिन तुम्हें नहीं छोड़ेगा। ये बंदा उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम ये क्या बकवास कर रही हो, मैं जानता हूँ कि हनजुई जिन की फियोंसे है, तो फिर भला जिन तुम जैसी मामूली लड़की को क्यों पसंद करेगा। वहीं पर जिन शाओची को देखने क्लब आया था कि तभी ही हनजुई उसे मिल जाती है। वो सोचती है कि ये यहाँ पर क्यों आ गया, अब मेरा सारा प्लान बिगड़ जाएगा। जिन जैसे ही वीआईपी रूम में जाता कि शाओची को उससे देखकर ऐसा लगता है कि अब ये मुझे इस बुरे आदमी से बचाएगा। ये बंदा कहता है कि जिन
इस लड़की का ये दावा है कि ये तुम्हारे बच्चों की माँ बनने वाली है। मैं जानता हूँ कि हानरुई तुम्हारी फियोंसे है। जिन कहता है कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मैं हानरुई से शादी करने वाला हूँ। मैं भला इस जैसी मामूली और गंदी लड़की को क्यों पसंद करूँगा। मैं तो कहता हूँ कि तुम भी इसे टच मत करो। तुम इतने ज्यादा अमीर हो तो तुम्हारे स्टैंडर्ड थोड़े हाई होने चाहिए। ये सुनकर वो बंदा तो वहाँ से चला गया था, लेकिन शाओची को जिनके मुंह से इतनी ज्यादा कड़वी बातें सुनकर काफी बुरा लग गया था। वो सोचती है कि क्या मैं जिनकी नजरों में इतनी ज्यादा गंदी हूँ, क्या मैं अपवित्र हो गई, इसलिए मैं उसे पसंद नहीं। वो घर आकर बहुत ही ज्यादा रो रही थी कि जिन मुझसे प्यार नहीं करता, मुझे काफी गंदा समझता है। तभी ही उसके रूम में जिन आ गया था। वो कहती है कि प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे तुम्हारे साथ रहकर काफी घुटन सी महसूस होने लगी है। जिन कहता है कि बाहर बहुत ही ज्यादा खतरा है, अपने बारे में नहीं एटलीस्ट बच्चों के बारे में तो सोचो। शाओची सोचती है कि अच्छा तो इसको अभी भी अपने बेबीज की परवाह है, ये मेरी परवाह बिल्कुल भी नहीं करता। शुरू में ये जो मुझे प्यार कर रहा था, मेरी केयर कर रहा था, इसीलिए था क्योंकि मैं उसके बच्चों को जन्म देने वाली थी। असल में जिन मुझे कोई पसंद वगैरह नहीं करता, बल्कि एक गंदी लड़की समझता है। मैं ही बेवकूफ थी कि उसकी केयर को मैंने प्यार समझ लिया। अगले सीन में जिन हानरुई की क्लास ले रहा था कि उस ठरकी बुड्ढे के पास शाओची को भेजने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तुम्हें क्या लगा कि तुम्हारे इस कांड के बारे में मुझे कुछ पता नहीं चलेगा। अगर आगे से तुमने शाओची को हर्ट करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिस काम के लिए मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है, चुपचाप वो करो। अगले दिन जिन यान से नेगोशिएशन करने गया था ताकि दोनों गैंग के बीच में ज्यादा झगड़े ना हो। यान उसे बार बार शाओची के बारे में पूछ रहा था कि वो खूबसूरत लड़की तुम्हारे बच्चों की माँ बनने वाली है, तो क्या तुम उसे पसंद करते हो। जिन कहता है कि हानरुई मेरी फियोंसे है, मैं उससे शादी करने वाला हूँ। जहाँ तक उस मामूली लड़की की बात है तो मैं भला उस जैसी गवार से प्यार क्यों करूँगा, वो तो बस बच्चे पैदा करने के लिए है। जिन ने ऐसा इसीलिए बोला था ताकि वो शाओची को यान से बचा सके, लेकिन बाजू वाले रूम से शाओची ने उसकी सारी बातें सुन ली थी। वो कहती है कि तो जिन के लिए मैं बस बच्चा पैदा करने की मशीन हूँ, इसलिए उसने मुझे घर पर रखा। वो अपने बच्चों की सेफ्टी की वजह से मुझे कहीं बाहर नहीं जाने दे रहा। जब वो वहाँ से जा रही थी कि हानरुई उसके सामने आ जाती है। वो कहती है कि मैं इतनी ज्यादा खूबसूरत और काबिल हूँ, फिर तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम मुझसे कंपटीशन करोगी, जिन तुम्हें पसंद करेगा। वो उसे जोर से धक्का मारती है जिससे शाओची का सिर टेबल से जाकर टकराया था। अभी उसके पेट में भी बहुत ही ज्यादा दुख रहा था। हानरुई अपना पैर उसके हाथ पर दबाते हुए कहती है कि जैसे ही तुम बच्चों को डिलीवर करोगी कि जिन तुम्हें अपने घर से निकाल देगा। एक बात कान खोलकर सुन लो, जिनकी जिंदगी में तुम्हारी 2 कौड़ी की भी औकात नहीं। आज नहीं तो कल जिन मुझसे ही शादी करेगा। जब जिन यहाँ से जा रहा था कि उसका बॉडीगार्ड कहता है कि जब मैं सिक्योरिटी दे रहा था तब मैंने मैडम जैसी ही दिखने वाली एक लड़की को देखा, शायद मुझे कोई भ्रम हो गया होगा। तभी ही उसे घर से कॉल आता है कि शाओची घर से बाहर चली गई है। ये सुनकर ये दोनों ही उस होटल में अंदर की तरफ भागते हैं। यहाँ पर हानरुई अभी भी शाओची को मार रही थी। शाओची उसे कह रही थी कि प्लीज मुझे जाने दो, मुझे काफी दर्द हो रहा है, लेकिन हानरुई रुकने का नाम नहीं लेती। जब वो रोते हुए बेहोश हो जाती कि हानरुई उसे लात मारकर वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद जिन वहां पर आ गया था। शाओची की ऐसी हालत देख वो जल्दी से उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। हानरुई वहां पर अनजान बनने का नाटक करते हुए आ गई थी और जिन को दिलासा देने की कोशिश कर रही थी कि वो उसे चाटा मार कर कहता है कि मैं जानता हूँ कि शाओची की ऐसी हालत के पीछे तुम्हारा हाथ है। अगर आज तुम्हारी वजह से शाओची को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हारी जिंदगी मौत से बदतर कर दूंगा। अब यहाँ से निकल जाओ, वरना मैं तुम्हारे पूरे खानदान का नामो निशान मिटा दूंगा। फिर वो बेंच पर बैठकर सोचता है कि शाओची ने वो सारी बातें सुन ली होगी, मैंने अनजाने में ही सही पर उसे काफी ज्यादा दुख पहुंचाया है। इस चीज के लिए शाओची मुझे कभी भी माफ नहीं करेगी। तभी ही उसके पास से एक कपल गुजरता है। हस्बैंड अपनी प्रेग्नेंट वाइफ के लिए बुद्ध भगवान के मंदिर से प्रार्थना करके तावीज लेकर आया था ताकि उसकी बीवी और उसका बच्चा दोनों ही सेफ रहे। उन दोनों का आपस में प्यार देखकर
वो सोचता है कि मुझे भी शाओची के लिए ऐसा करना चाहिए। फिर वो शाओची की सेफ्टी के लिए मंदिर प्रार्थना करने चला गया था। इस चक्कर में उसके माथे पर भी चोट लग जाती है। अगले सीन में शाओची को जब होश आता कि उसका डॉक्टर तो उसका स्कूल टाइम का सीनियर निकलता है। शाओची की इतनी ज्यादा खराब हालत देखकर वो उसे मदद ऑफर करता है कि अगर तुम्हारा ध्यान रखने वाला कोई नहीं तो तुम मेरे घर पर आ जाओ, मैं तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखूंगा। देखकर लग रहा था कि सीनियर आज भी उसे उतना ही ज्यादा पसंद करता है, लेकिन शाओची उसे मना कर देती है कि मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं डाल सकती। पर फिर भी सीनियर काफी इंसिस्ट कर रहा था कि तभी ही वहाँ पर जिन आकर इन दोनों को इस तरह से देखकर चिल्लाता है कि तुम ये मेरी वाइफ के साथ कर क्या रहे हो। वैसे वो यहाँ पर तावीज़ देने आया था, लेकिन ये नज़ारा देखकर वो शाओची से पूछता है कि ये लड़का कौन है और ये तुम्हें इस तरह से टच क्यों कर रहा था, आखिर में तुम दोनों के बीच में रिश्ता क्या है। शाओची कहती है कि तुम हान रुई से प्यार करते हो, उससे शादी करने वाले हो, तुमने तो बस मुझे बच्चे पैदा करने के लिए रखा है, तो फिर तुम्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि मैं किससे मिलती हूँ, किससे बातें करती हूँ। सीनियर कुछ बोलने चाहता कि जिन उसे कहता है कि ये हम दोनों के बीच का मामला है, तो तुम बीच में मत पड़ो। सीनियर को यहाँ से भगाने के बाद वो शाओची से कहता है कि दोबारा इस लड़के से मत मिलना और ना ही उससे बात करना। शाओची को काफी गुस्से में देखकर वो सोचता है कि लगता है कि अभी तक वो उस वाली बात को नहीं भूली है, लेकिन गलती मेरी ही थी, मुझे ही ऐसा नहीं करना चाहिए था। रात में शाओची वॉशरूम जाने के लिए जैसे ही बाहर निकलती कि वो कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। वो कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद की कोई ज़रूरत नहीं और अब मुझे कहीं पर भी नहीं जाना। जब वो अपने वार्ड में वापस जा रही थी कि ये उसके पीछे पीछे अंदर आ जाता है। शाओची उसे कहती है कि तुम्हारे बच्चों को डिलीवर करने के बाद मैं तुम्हारे घर को छोड़कर चली जाऊंगी और तुम्हारी जिंदगी में कभी भी वापस लौटकर नहीं आऊंगी। ये सुन वो उसे फोर्सफुली किस करने लगा था, लेकिन शाओची का रिस्पॉन्स ना आता देखकर वो उस पर चिल्लाता है कि तुम मेरे घर को छोड़कर आखिर में कहाँ जाना चाहती हो, अपने उस सीनियर के पास। देखो मैं तुम्हें कहीं पर भी नहीं जाने दूंगा, तुम्हें जिंदगी भर मेरे पास रहना होगा, मेरे घर पर। ये बात तुम जितना जल्दी हो सके दिमाग में बैठा लो। इतना बोलकर वो घर वापस आता है जहाँ पर उसने सीनियर का बैकग्राउंड चेक कराया था। वो उसकी फोटो को जलाते हुए अपने बॉडीगार्ड से कहता है कि इसने मेरी वुमन को टच करने की कोशिश की तो इसका हाथ मरोड़ दो, आगे से ये शाओची के आसपास भी भटकना नहीं चाहिए। उसके बाद वो शाओची के रूम में उसे मिलने के लिए गया था, जहाँ पर वो उसे देखकर काफी डर रही थी एंड दूर दूर भाग रही थी कि वो उसे तावीज़ देते हुए कहता है कि मैं तो बस इसे पहनाने आया हूँ, ये तुम्हें सुरक्षित रखेगा। फिर वो बड़े प्यार से उसे समझाता है कि बाहर काफ़ी खतरा है, इसीलिए मैं तुम्हें घर पर रहने को कह रहा हूँ, प्लीज़ तुम मेरी बात को समझो। वो हान रुई के बारे में उसे कुछ बताने चाहता कि दादी माँ का उसे कॉल आता है जो कि उसे घर पर मिलने के लिए बुला रही थी। यहाँ घर पर हान रुई दादी माँ और जिन की माँ के सामने एक्सपोज हो गई थी। जैसे ही जिन वहाँ पर आता कि दादी माँ उसे मार कर कहती है कि शाओची के होने के बावजूद तुम दूसरी औरत को घर लाए, शाओची अभी प्रेग्नेंट है, तुम्हारी इस हरकत की वजह से सोचो उसे कितना ज्यादा बुरा लगा होगा। जिन उन लोगों को सच्चाई बताते हुए कहता है कि यान शाओची के पीछे पड़ गया था उसकी जान लेने के लिए, इसलिए मैंने हान रुई को यहाँ पर बुलाया ताकि यान को लगे कि मैं हान रुई से शादी करने वाला हूँ और वो शाओची का पीछा करना छोड़ दे। ये सब कुछ मैंने शाओची को बचाने के लिए किया कि दादी माँ फिर से उसे मारकर कहती है कि अगर तुम्हें शाओची को प्रोटेक्ट रखना था तो इसके कहीं और तरीके हैं, सिक्योरिटी बढ़ा देते। ये क्या बात हो गई कि तुम दूसरी लड़की घर लेकर आ गए। तुम्हें शायद पता नहीं होगा कि इस साहिल औरत ने तुम्हारी पीठ पीछे कौन कौन से कारनामे किए। इसने शाओची को बुली करने की कोशिश की ताकि वो तुम्हारी जिंदगी से चली जाए और ये लड़की तुमसे शादी कर सके। इसने हमारी बहू को काफ़ी तंग किया है, तो अब ये यहाँ पर नहीं रह सकती। वो लोग उसका सामान बाहर फेंक कर उसे घर से भगा देते हैं। हान रुई को लगता है कि यहाँ पर मेरी बहुत बड़ी बेइज्जती हुई। वो यान को कॉल लगाकर कहती है
कि तुम्हें जिनसे बदला लेना है ना, तो अब मैं इसमें तुम्हारी मदद करूंगी। फिर 4 महीने ऐसे ही बीत गए थे। हानरुई यान के घर पर उसकी पार्टनर बनकर रहने लगी थी। यान कहता है कि 4 महीने होने को आए, लेकिन मैंने जिन से अभी तक अपना बदला नहीं लिया। आखिर में तुम उसे कब फंसाने वाली हो? वो कहती है कि थोड़ा सा और इंतजार करो, जल्दी ही मछली हमारे जाल में फंसने वाली है। यहाँ पर शाओची अभी भी अपने सीनियर के टच में थी। वो उसकी मदद से घर से भागने का प्लान बना रही थी। उसे जिन पर अब बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहा था। ऊपर से जिन ने हानरुई को लेकर उसे कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया, सच्चाई नहीं बताई। तभी ही वहाँ पर जिन मसाज लोशन लेकर आ जाता है। वो उसे देखकर दूर दूर भाग रही थी कि वो कहता है कि मैं तुम्हारे पैरों की मसाज करके यहाँ से चुपचाप चला जाऊंगा। जब वो उसके पैरों की मसाज कर रहा था कि तभी ही सीनियर का उसे कॉल आता है। ये देखकर वो कहता है कि क्या तुम अभी भी इस लड़के से बात करती हो? मैंने तुम्हें मना किया था ना कि अपने सीनियर से कोई भी कांटेक्ट मत रखना, फिर भी तुम इससे बातें क्यों कर रही हो? जरा मुझे देखने दो कि तुम मेरी पीठ पीछे उससे किस तरह की बातें करती हो कि वो सोचती है कि मैं यहाँ से भागने वाली हूँ। इसके बारे में जिनको कुछ भी पता लगना नहीं चाहिए, वरना वो वापस से मुझे रूम में बंद कर देगा। वो उसको अपना फ़ोन नहीं दिखा रही थी कि वो एकदम से उसे किस करके कहता है कि मैं जल्दी ही बिजनेस ट्रिप पर जाने वाला हूँ, तो तुम घर पर ही रहना और ख़ास करके इस लड़के से तो बिल्कुल भी बात मत करना। अगले दिन हानरुई को पता लगता है कि जिन बिजनेस ट्रिप के चलते बाहर गया है कि वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है कि अब मैं अपने प्लान को अंजाम दे पाऊंगी। वो जिन के घर जाकर शाओची से मीठी मीठी बातें करके उसे बाहर आने के लिए इंसिस्ट कर रही थी। शाओची जानती थी कि ये औरत बिल्कुल भी ठीक नहीं, पर फिर वो सोचती है कि जिन अभी घर पर नहीं तो मैं इसका सहारा लेकर बाहर निकल सकती हूँ। बाहर आने के बाद हानरुई को गुड बाय बोलकर शाओची यहाँ से जा रही थी कि तभी ही वो उसे किडनैप कर लेती है। फिर वो उसे यान के अड्डे पर लेकर आई थी। यान कहता है कि क्यूटी, हम तो दोबारा मिल गए। शाओची कहती है कि क्या तुम दोनों मिले हुए हो? हानरुई उसे चाटा मार कर कहती है कि मैं तुमसे कहीं ज़्यादा बेहतर हूँ, फिर भी तुम जैसी गरीब को जिन इतना ज़्यादा पसंद क्यों करता है? शाओची कहती है कि तुम ये कैसी बातें कर रही हो, जिन तो तुमसे शादी करने वाला है। कि वो कहती है कि जिन मुझसे नहीं तुमसे शादी करना चाहता है। यान तुम्हारी जान लेने के लिए हाथ धोकर पीछे पड़ गया था, इसलिए जिन ने मुझे यहाँ पर बुलाया एंड फिर मुझे बिल्कुल एक मोहरे की तरह यूज़ किया। उसने सभी को ये दिखाया कि मैं उसकी फियोंसे हूँ ताकि यान तुम्हारा पीछा छोड़ दे। उसने इस बात को प्रूव करने के लिए वो गली का गुंडा भी बुलाया था। मैं तो तुम्हें उसी दिन ख़त्म करना चाहती थी, लेकिन जिन तुम्हें बचाने के लिए कुछ ज़्यादा ही जल्दी आ गया। मुझे तो आज भी इस बात पर भरोसा नहीं होता कि जिन तुम्हारे लिए बुद्ध भगवान के मंदिर में से वो तावीज़ लेने गया। जिन ऐसी चीज़ों में बिल्कुल नहीं मानता था, लेकिन तुमने उसे बदल दिया। जिस जिन को मैं जानती हूँ तो वो किसी भी लड़की के लिए इतना पागल नहीं हुआ जितना वो तुम्हारे लिए है। फिर वो यान से कहती है कि तुम्हारा डिनर तैयार है तो जल्दी से इसे फिनिश करो। यान कहता है कि मैं पहले तुम्हें फिनिश करूँगा, उसके बाद अपना डिनर खाऊंगा। वो अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि जल्दी से इस हानरुई को ख़त्म कर दो। शाओची जो कि हानरुई की बातें सुनकर काफ़ी रो रही थी, वो सोचती है कि जिन मुझसे इतना प्यार करता था, मैं ही उसके प्यार को समझ नहीं पाई। यान कहता है कि आखिरकार तू मेरे हाथ लग ही गई। वो उसके साथ ज़बरदस्ती करने चाह ही रहा था कि उसका एक बंदा आकर कहता है कि बॉस, जिन यहाँ पर आ गया है। बाहर जिन यान के लोगों से फाइट कर रहा था कि वहाँ पर यान शाओची को हॉस्टेज बनाकर लेकर आता है एंड कहता है कि जिन सरेंडर कर दो, वरना मैं तुम्हारी इस लवर को मार दूंगा। जिन एक सेकंड भी सोचे बिना उसके सामने घुटनों के बल गिर जाता है कि शाओची को कुछ भी मत करना, मैं तुम्हारे सामने सरेंडर करने के लिए तैयार हूँ। वो अपने बॉडीगार्ड को ऑर्डर देता है कि अपने आदमियों को लेकर यहाँ से चले जाओ। फिर यान जिन को लेकर अंदर आ गया था, जहाँ पर वो कहता है कि आखिरकार इतने सालों के बाद मुझे तुमसे अपना बदला लेने का मौका मिल ही गया। वो उसके सामने चाकू फेंक कर कहता है कि इसे खुद को मार दो, वरना मैं तुम्हारी इस लवर को मार दूंगा। जिन कहता है कि तुम अपनी बात से मुकर मत जाना, मेरे मरने के बाद तुम शाओची को सही सलामत यहाँ से जाने दोगे। यान कहता है कि तुम मुझे जानते हो कि मैं अपनी ज़बान का पक्का हूँ। शाओची चिल्लाती है कि जिन, तुम मेरी फिक्र मत करो और यहाँ से भाग जाओ
कि तभी ही जिन अपने आप को मार देता है। उसे मरता देखकर यान कहता है कि अब जाके मेरे कलेजे को ठंडक पड़ी। वो अपने आदमियों को लेकर वहाँ से चला जाता है। शाओची भागकर उसके पास आती है एंड कहती है कि माफ करना, मैंने तुम्हारे प्यार को समझने में काफी देर लगा दी। तुम ऐसे ही रहो, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाती हूँ। कि वो कहता है कि नहीं, मैंने तुम्हारे साथ जो गलत किया तो मैं मरना डिजर्व करता हूँ। शाओची कहती है कि ऐसी बातें मत करो, तुम ये तावीज़ मेरी सुरक्षा के लिए लाए थे ना। वो उसको ये तावीज़ पहना कर कहती है कि अब ये तुम्हारी रक्षा करेगा। अगले सीन में इन दोनों को ही हॉस्पिटलाइज किया जाता है, जहाँ एक तरफ शाओची की डिलीवरी होने वाली थी तो दूसरी तरफ जिनका ऑपरेशन चल रहा था। जिनका पूरा परिवार अभी काफी पैनिक होकर इंतजार कर रहा था कि तभी ही डॉक्टर आकर बताते हैं कि लड़की ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है एंड जहाँ तक लड़के की बात है तो माफ करना, हम उसे बचा नहीं पाए, वो कुछ ज्यादा ही जख्मी था। ये सुन जिन के फादर कहते हैं कि अनाउंस कर दो कि मेरा बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। अगली सुबह शाओची अपने बच्चों की तरफ देखकर कह रही थी कि अब मुझे तुम दोनों को अकेले ही पालना होगा। इस तावीज़ को तुम्हारे पापा ने मुझे दिया था तो अब से ये हमारी रक्षा करेगा। इतना बोलकर वो जोर जोर से रोने लगी थी कि जिन, तुम मुझे और हमारे बच्चों को छोड़कर ऐसे कैसे चले गए। तभी ही वहाँ पर जिन आता है। वो जल्दी से उसके गले लगकर कहती है कि अच्छा है कि तुम जिंदा हो, तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ। जिन कहता है कि मेरे दुश्मनों को गुमराह करने के लिए मेरे फादर ने ये झूठी अफवाह फैलाई है। अब चलो रोना बंद करो, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। वो एकदम से उसे केस कर देती है कि जिन कहता है कि अब से हम लोग हमेशा ही साथ रहेंगे, पूरा परिवार। बस फिर ऐसे ही इस कहानी का अंत होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।